जय हिंद, मैं प्रेरणा सिंह और आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स का ग्लोबल नेटवर्क। और शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। जैसी उम्मीद थी हुआ वही। अमेरिका ने ड्रग्स के बहाने आखिरकार कच्चे तेल के सबसे बड़े भंडार वाले देश वेनेजुएला पर हमला बोल दिया। वेनेजुएला की राजधानी काराकास में अमेरिकी लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर्स पिछले कई घंटे में शोले बरसा रहे हैं। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। चुन चुनकर उन ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है जहां से वेनेजुएला की सेना अमेरिका को चुनौती दे सकती है। इस बीच ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट कर हलचल बढ़ा दी है। ट्रंप ने दावा किया है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया एडेला फ्लोरेस को अमेरिकी सैनिकों ने पकड़ लिया है और उन्हें अब वेनेजुएला से बाहर ले जाया गया है। इस बीच वेनेजुएला के उपराष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिग्स ने देश के राष्ट्रपति के जीवित होने का सबूत मांगा है क्योंकि मादुरो का कुछ पता नहीं है। अमेरिकी हमले में वेनेजुएला के रक्षा मंत्री के घर को भी नुकसान पहुंचा है। हमले की वजह से काराकस शहर में धुएं के गुब्बार उठते देखे गए हैं। अमेरिका का आरोप है कि वेनेजुएला ने उसके 5 नागरिक को गिरफ्तार किया है, जिसके बाद ये जवाबी कार्रवाई की गई है। तो राष्ट्रपति ट्रंप का दावा, यूएस के कब्जे में वेनेजुएला के राष्ट्रपति। तो इस वक्त की बड़ी खबर जिसके साथ शुरुआत हम कर रहे हैं, वेनेजुएला पर हमला और कब्जे में राष्ट्रपति। तो वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट कर क्या कुछ दावा किया है वो भी आपको बताते हैं। अमेरिका ने वेनेजुएला और उसके नेता राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के खिलाफ एक बड़े पैमाने पर हमला सफलतापूर्वक किया है। निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़ लिया गया है और देश से बाहर ले जाया गया है। ये ऑपरेशन यूएस लॉ एनफोर्समेंट के साथ मिलकर किया गया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जल्दी ही इसे लेकर पूरी जानकारी दी जाएगी। तो ये अपडेट खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दिया है अपने इस ट्रुथ पोस्ट के जरिए, जिसमें कि तमाम बातें उन्होंने लिखी। और कुल मिलाकर इस वक्त अपडेट ये कि वेनेजुएला पर हमला और बड़ी कार्रवाई अमेरिका की। और इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर, रूस ने वेनेजुएला पर हमले की निंदा की है। रूस ने वेनेजुएला पर हमले को लेकर नाराजगी जताई है। रूस ने यूएनएससी बैठक बुलाने की मांग कर दी है। तो देखिए, एक तरफ वेनेजुएला पर अमेरिका का ये अटैक और उसके बाद रूस ने इसकी कड़ी निंदा की है। रूस ने वेनेजुएला पर हमले की निंदा की है। आपको बता दें कि साथ ही साथ निंदा करने के साथ रूस ने यूएनएससी बैठक बुलाने की मांग भी कर दी है। रूस ने वेनेजुएला पर हमले को लेकर के नाराजगी जताई है। कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से कई हमले हुए और उसके बाद कई दावा भी जो है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया जा रहा है। और इन सब के बीच में अब रूस का रिएक्शन भी इसको लेकर के सामने आ गया है। So greed has triumphed over principles. Trump had been hinting at it for some time, but no one expected actual strikes and strikes on a number of places in Venezuela which have not done anything against America or against peace in the world or against Trump in particular or his family. कि वेनेजुएला में प्रेसिडेंशियल पैलेस और अन्य मिलिट्री और एयरफोर्स के ठिकानों पे अटैक्स हुए हैं, एयर स्ट्राइक्स हुए हैं। ये यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से ये एयर स्ट्राइक्स हालांकि अब तक घोषित नहीं किया ऑफिशियली, बट ये होने की संभावना है। यूनाइटेड स्टेट्स और वेनेजुएला के बीच में जो तनाव है वो काफी दिन से चल रहा है और ये सिर्फ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का नहीं, पहले भी ऐसा तनाव जारी था जबकि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन था। लेकिन यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने अभी बहुत ही एक एग्रेसिव पोस्चर लिया है, जिसकी वजह से उन्होंने पहले जाहिर किया था और अभी कर रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने ये ड्रग रिजीम करके उनको घोषित किया, टेररिस्ट रिजीम करके घोषित किया और अभी ये चल के उन्होंने एक हमला कर दिया है, डायरेक्ट हमला कर दिया है। तो इसे देखते हुए हमें शक लग रहा है कि एक लंबी लड़ाई चलेगी। और इसी खबर पर और ज्यादा डिस्कशन के लिए हमारे साथ स्पेशल गेस्ट जुड़ चुके हैं। रक्षा विशेषज्ञ हैं रिटायर्ड ब्रिगेडियर शरदेंदु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत लाइव टाइम्स पर। वेनेजुएला पर हमला और दावा ये कि कब्जे में राष्ट्रपति हैं, किस तरीके से आप इस हमले को देखते हैं? इसके पीछे क्या इम्पैक्ट हो सकता है, क्या कारण, किस तरीके से इस पूरी खबर को आप देखते हैं?
देखिए, ये जो खबर आई है ये इसकी तो तैयारी बहुत दिनों से चल रही थी। अमेरिका ने पहले देखिए वहाँ एक सी में जो सी ब्लॉक लगाया हुआ था, फिर जिस तरीके से उनके ड्रग पैडलर पे उनकी शिप्स पे हमला किया जा रहा था वो, और साथ में आज 11:20 पे स्ट्राइक किया, ये अप्रत्याशित था। ये सबको उन्होंने सरप्राइज कर दिया। मकसद सिर्फ एक था, वो मदुरो सरकार को किसी भी तरीके से सत्ता में बने रहना नहीं देना चाहते थे, क्योंकि वो एंटी अमेरिका स्टैंड उन्होंने अख्तियार कर रखा था। आज ही के दिन देखिए चीन के जो राजदूत है वो भी वहां पे थे। मौका देख के अमेरिका ने स्ट्राइक किया, एक मैसेज दिया है कि रशिया और चाइना वेनेजुला से दूर रहे, और वेनेजुला का जो नेचुरल रिसोर्सेज है उस पे अमेरिका की नजर है। देखिए सितंबर से लगातार वहां सी ब्लॉकेट चल रहा था, वहां पे अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर भी था। आज जब डेल्टा फोर्स ने इसने जिस तरीके से ऑपरेशन किया वो सरप्राइजिंग था, ऐसा मेरा मानना है। जी ठीक है, हमारे साथ विदेश मामलों की जानकार पूर्णिमा नाथ जी भी मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत लाइव टाइम्स पर पूर्णिमा जी। देखिए, वेनेजुएला पर जो अमेरिका की तरफ से हमला किया गया उसका जिक्र हम कर रहे हैं, इस हमले को आप किस तरीके से देखती हैं? और सवाल ये कि क्या इससे पूरी दुनिया में युद्ध का माहौल जो है वो अब बनेगा? ग्लोबल लेवल पर इसका किस तरीके से जो है असर देखने को मिल सकता है? Thank you so much for having me. Namaste, Jai Hind. First of all, I think मेरे हिसाब से ये जो अटैक था it has nothing to do with the drug cartel. कोई भी और कोई रीज़न नहीं था. Oil reserve is the primary cause. ये Venezuela is sitting on a massive oil reserve, the largest in the world. और वेनेजुएला का सिचुएशन है वो कैंपेन समय में भी ही वो वेनेजुएला को डिमीन करे जा रहे। सो इट इज़ ऑल अबाउट ऑयल। अब कुछ दिन पहले मारिया सलासार बोल के एक रिप्रेजेंटेटिव भी है फ्लोरिडा में, उन्होंने भी एक इंटरव्यू में ऐसे बोल दिया था कि दिस इज़ अबाउट द नेचुरल रिसोर्सेस वेनेजुएला में जो है। अब हुआ क्या है, वेनेजुएला की मदुरो अमेरिका का लाइन टोन नहीं कर रहे थे, तो उनको रिजीम चेंज तो करना ही था। एंड इट वाज बेसिकली ए मैसेज टू द वर्ल्ड कि आप हमारी बात नहीं सुनोगे तो आपका सरकार गिराया जाएगा और आपको डराया जाएगा, आपका कंट्री हम कब्जा कर लेंगे। अब मेरे हिसाब से अगर ऐसे जियोपॉलिटिक्स अगर ऐसे ही चलता रहा, आई डोंट नो, मैं पॉलिटिक्स की बात करूं या लीडरशिप की बात करूं, सबको समझ आ रही है कि CIA क्या कर रहे हैं और अमेरिका क्या कर रहे हैं। मेरे ख्याल से ये ज़्यादा देर ऐसे चलेगा नहीं। बाकी कंट्रीज़ भी थोड़ा सा अब डर जाएंगे कि अमेरिका के साथ दोस्ती करना है कि क्या क्या करना है अमेरिका के साथ। एंड अगर आज तक यहाँ पे कूज और रिजीम चेंज और प्रोटेस्ट के ज़रिया डिफरेंट कंट्रीज़ को डराया गया है, रिजीम गिराया गया है, तो मेरे ख्याल से आगे जाके और 10 साल और 20 साल और 50 साल और 100 साल ऐसे चल सकता है कि नहीं। डिफरेंट कंट्रीज़, जैसे इंडिया की बारे में भी बोलती हूँ कि इंडिया में भी रिजीम चेंज होने का बहुत आशंका है। मुझे लगता है कि हो रहा है और लॉट ऑफ वर्क इज़ बीइंग डन ओवर देयर ऑल्सो, कि इंडिया में इन 2026 में बहुत मामला बिगड़ने वाला है। और मुझे ऐसा लगता है कोई ऐसे ही अगर अमेरिका का लाइन अप टोन नहीं करोगे तो आपका एग्जिस्टेंस खतरे में आ सकता है। दिस इज़ नॉट ए फेवरेबल मैसेज। जो कंट्री डेमोक्रेसी का झंडा लगा के हर कंट्री में चला जाता है, इन्वेट करते हैं और डराते धमकाते, गन ऑन द हेड डाल के, धमकियाँ डाल के, तारीफ लगा के रिजीम चेंज करना, दिस इज़ आई डोंट थिंक 21st सेंचुरी का ये पॉलिटिक्स होना चाहिए। अब देख सकते हैं हम लोग आगे जाके क्या हो सकता है, बट दिस इज़ नॉट समथिंग आई सपोर्ट। दिस इज़ नॉट समथिंग आई विल बी सपोर्टिंग सिटिंग इन अमेरिका एज वेल। I think this is a shame, and all the countries are going to look at it in a very different way going forward. बिल्कुल। अच्छा शुरदेंदु जी, आपसे मेरा एक ये सवाल, देखिए इस पूरे अटैक को लेकर के रूस का भी स्टैंड सामने आया है। रूस ने वेनेजुएला पर ये जो हमला हुआ उसको लेकर के नाराजगी जताई है और साथ ही साथ रूस ने UNSC बैठक बुलाने की मांग कर दी है। तो कैसे इसको समझा जाए? क्या इस हमले का असर जो है वो रूस को भी कहीं ना कहीं अपने लपेटे मिलेगा?
तो शरदेंदु जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। पूर्णिमा जी, मेरा यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि रूस का ये जो स्टैंड सामने आया है, क्लियर तौर पर नाराजगी जाहिर की है, रूस ने इस हमले की निंदा की है और यूएनएससी बैठक बुलाने की मांग की है। जाहिर तौर पर रूस की कहीं ना कहीं वो जो नजदीकी है वेनेजुएला से, वो इसके बाद नजर आ रही है। क्या और स्टैंड हो सकता है रशिया का? देखिए, रूस का नज़दीकी तो इंडिया के साथ भी है ना, वेदर इट इज़ एससीओ मीटिंग और रिसेंट मीटिंग विद पुतिन इन इंडिया। मोदी जी के साथ काफ़ी घनिष्ठ रिलेशनशिप है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने इंडिया यूएस रिलेशनशिप का जो एक लैंडस्केप बना हुआ था पिछले 20-25 साल में, इट हैज़ कम्प्लीटली डेसिमेटेड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो मेरे ख्याल से ऑब्वियसली जो वेदर डेमोक्रेट्स हो या रिपब्लिकन्स हो, द सेंटिमेंट फ्रॉम अमेरिका इज़ वेरी सिमिलर। दे लिटरली nobody likes Russia, nobody wants to do business with Russia, and on top of it जिनके साथ सेकेंडरी रिलेशनशिप है रशिया के साथ, उनको भी वो लोग दे आर लिटरली सेंडिंग मैसेज ऑफ हेट। जैसे इंडिया है, इंडिया का इस वॉर में कोई रोल नहीं है। इंडिया वॉर शुरू नहीं किया, इंडिया वॉर फंड नहीं कर रहे, बट नैरेटिव ऐसे बनाया गया है कि इंडिया वॉर फंड कर रहे हैं वहाँ से तेल खरीद के, और इट्स लार्ज अमाउंट ऑफ ऑयल और इंडिया इज़ प्रॉफिटेरिंग। लेकिन अमेरिका भी तो प्रॉफिटेरिंग कर रहे हैं ना, वो आर्म सेल्स चल रहा है उनका। अब वेदर इट इज़ इन यूक्रेन हो, जहाँ पे आपने रिसोर्स एक्सट्रैक्ट करके वहाँ से 50% आप कमाएंगे, तो अमेरिका भी तो प्रॉफिटेरिंग कर रहे थे ना। तो लेकिन अमेरिका के बारे में हम बात नहीं कर रहे। नैरेटिव ऐसे फैलाया गया कि इंडिया इज़ द प्रॉब्लम, नैरेटिव ऐसा फैलाया गया कि इंडिया का लोगों को ऊपर उठ के उसको निंदा करना चाहिए। अब देखिए, अभी ये वर्ल्ड को डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। जो हमारे प्रेसिडेंट मैसेज कर रहे थे कि हमें पीस प्राइज़ दिया जाए, नोबेल प्राइज़ दिया जाए। अब डिफरेंट कंट्रीज़ में जाके बॉम्ब कर रहे, ईरान को बॉम्ब कर रहे, वेनेजुएला को बॉम्ब कर रहे। ऐसे ही दिस इज़ नॉट ए मैसेज ऑफ पीस, अनफॉर्चुनेटली इट्स ए मैसेज ऑफ स्ट्रेंथ एंड शोइंग दैट हम पावरफुल कंट्री है, हम सबसे बड़े सबसे टॉप कंट्री है, हम कुछ भी कर सकते, कहीं भी कर सकते। अनफॉर्चुनेट सिचुएशन हमारे कंट्री में अभी ये हुआ है, हमारा कांग्रेस जो है, कांग्रेस एक्चुअली इज रूल्ड बाय रिपब्लिकन पार्टी टुडे, द सेम पार्टी ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन वो कांग्रेस तो आधा डेड हो चुका है। वो कब घोषणा किया है वॉर का, कब घोषणा किया? आपने देखा कोई डिक्लेरेशन ऑफ वॉर फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स? लेकिन वो प्रीटेक्स्ट यूज़ किया है ड्रग उस कंट्री में घुसने के लिए, वहाँ पे डिस्टेबलाइज करने के लिए, उसको मुद्दों को कैप्चर करने के लिए। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट दे हैव डन फॉर एन एंटायर कोल्ड वॉर पीरियड। अब इंडिया इज ऑन द टारगेट ऑल्सो। अब पिछले कपल ऑफ ईयर्स में भी बहुत कुछ हो गया है, दैट इज़ व्हाट वी नो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। बनाया हुआ बात नहीं है, बट ऑन टॉप ऑफ इट हमारे कांग्रेस में भी तो वॉर डिक्लेयर नहीं किया। ये क्षमता प्रेसिडेंट को दिया नहीं गया है, एंड दिस इज इलीगल टू मी। एंड फ्रॉम ए लीगल स्टैंड पॉइंट, इज इट इवन ए लीगल thing that he has actually done from here, the action that President Donald Trump has taken? And to me, as a party supporter and also a human being, I think this is absolutely wrong from a moral standpoint, from an ethical standpoint। क्योंकि अभी कोई भी कंट्रीज़ में जाके आप शुरू कर सकते हो, कुछ भी प्रिटेक्स्ट यूज़ कर सकते हो, कम्युनिज्म, अगेंस्ट ड्रग, अगेंस्ट ह्यूमन राइट्स, ऐसी बातें हो रही है फॉर काफ़ी सालों से आए। तो मेरे हिसाब से दिस इज़ ए प्रोजेक्शन ऑफ पावर, और बार बार आपको एक वर्ड सुनने को मिलेगा यूनाइटेड स्टेट्स, स्पेशली फ्रॉम रिपब्लिकन पार्टी, पीस थ्रू स्ट्रेंथ। इसका मतलब है उनको पीस का तो गोल मुझे कभी दिखता नहीं है, बट बेसिकली पीस को यूज़ करके, प्रोपेगेंडा यूज़ करके उनको दिखाना होता है कि मिलिट्री स्ट्रेंथ, उनको इकोनॉमिक स्ट्रेंथ दिखाना होता है, उनको अपना पावर, उनका अपना फ्लेक्सिंग मसल करना होता है, क्योंकि बाकी कंट्रीज डर जाए। तो बिकॉज ऑफ दिस ब्रिक्स हैज़ इवन कम, बिकॉज ऑफ दिस ब्रिक्स इज प्रॉबली गोइंग टू डू वेल, बिकॉज आप अमेरिका को ट्रस्ट कैसे करेंगे? जैसे ना दोस्त ना दुश्मन,
दुश्मन का तो हाल खराब है, अब दोस्त का भी हाल खराब है, तो किसको आप अमेरिका को ट्रस्ट कैसे करोगे एट द एंड ऑफ द डे? अनफॉर्चुनेटली दिस इज वेयर बक स्टैंड्स. President Trump, I don't know based on what kind of law he has taken this action. I don't know whether it's even legal at this point of time. And USA का मीटिंग अगर करेंगे which is good, but I think this regime change, पहले दिन से मैं ये कह रही हूँ कि this is all about oil, and President Trump and Republican Party and America literally wants to capture Venezuelan oil. That's it. There is nothing else to discuss about it, and there's no other angle around it. And उनके हमारे Republican Party की representative भी यही बात बोल दी है. So I don't think there is anything we have to analyze over here, and it's an unfortunate situation. ठीक है पूर्णिमा जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, मैं वापस लौटूंगी, कुछ और सवाल आपसे पूछेंगे. कुल मिलाकर 3 वजहों से अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला किया है. क्या वजह हैं, आपको एक एक करके बताते हैं. पहला, ट्रंप का आरोप है कि मादुरो की नीतियों के कारण लाखों वेनेजुएलाई लोग अमेरिका पहुंचे हैं. ट्रंप का आरोप है कि मादुरो ने देश की जेलों और मानसिक अस्पतालों से अपराधियों और बीमार लोगों को जानबूझकर बाहर भेजा और उन्हें अमेरिका की ओर जाने के लिए मजबूर किया. दूसरा, अमेरिका की नजर वेनेजुएला के तेल पर भी है. वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था पूरी तरह तेल पर निर्भर है. देश रोज करीब 9 लाख बैरल तेल निर्यात करता है. चीन वेनेजुएला का सबसे बड़ा तेल खरीदार है. माना जाता है कि वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है. हाल ही में अमेरिका ने वेनेजुएला से जुड़े तेल टैंकर को जब्त किया था. तीसरा, ट्रंप का कहना है कि वेनेजुएला अमेरिका में कोकीन और फेंटानिल जैसी खतरनाक ड्रग्स की तस्करी का बड़ा रास्ता बन चुका है. इसी वजह से उन्होंने वेनेजुएला के 2 आपराधिक गिरोहों ट्रेन द अरागुआ और कार्टेल द लॉस सोलेस को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है. ट्रंप ने यहां तक आरोप लगाया है कि कार्टेल द लॉस सोलेस की लीडरशिप खुद राष्ट्रपति मादुरो कर रहे हैं. तो वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो का सफर, इसकी अगर हम बात करें तो बस ड्राइवर से राष्ट्रपति तक का सफर उनका रहा है. साल 1999 में राजनीति में वो सक्रिय हुए. लेकिन कुल मिलाकर अभी जो सिनेरियो है उसके पीछे की 3 क्या प्रमुख वजहें हैं वो बताई, और इसी पर रिएक्शन ले लेते हैं. हमारे साथ स्पेशल गेस्ट पूर्णिमा नाथ जी मौजूद हैं. पूर्णिमा जी, आपने सुना होगा 3 जो वजह हैं जो अमेरिका बता रहा है कि उसने वेनेजुएला पर हमला क्यों किया, लेकिन इन सब के बीच में कहीं ना कहीं वो जो भंडार है वो हब नजर आ रहा है, अटैक के पीछे का कारण नजर आ रहा है. 100% श्योर ये वजह कुछ भी कह सकता है. आज इसमें मडूरो को उनकी नीति के बारे में बोला है, कल मोदी की नीति के बारे में बोलेंगे. आज उन्होंने ये बताया कि वहाँ के ईरान के लोगों को मारा जा रहा है, प्रोटेस्टर्स को मारा जा रहा है. कल ये भी बता सकते हैं कि मोदी मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस को मार रहे इंडिया में. दिस इज द नैरेटिव दैट इज ऑलरेडी बीन हैपनिंग फॉर क्वाइट सम टाइम. आज से नहीं, वो कई साल से ये फाउंडेशन बनाया जा रहा है. आज ये बोले हैं कि रशिया की कम्युनिज्म हमें नहीं चाहिए, हम रशिया को बॉम्ब करेंगे. आप परसों बोलेंगे कि हम इराक के WMD मिला, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन मिला, इसलिए हम सद्दाम को कैप्चर करेंगे. उससे पहले बोलेंगे कि हमें तालिबान नहीं चाहिए, इस्लामिक टेररिज्म नहीं चाहिए, तो अफगानिस्तान में जाके इन्वेड करेंगे. कोई रीज़न कोई भी हो सकता है. Unfortunately, this is extremely clear at this point of time. It has nothing to do with the जो reason बताया जा रहा है. It is the reason of the resources and the strategic location हो. जैसे बांग्लादेश की सेंट मार्टिन्स आइलैंड जैसे शेख हसीना नहीं दिया है, वहाँ पे रिजीम चेंज करा के शेख हसीना को अभी कहाँ है, उनको तो आउस्ट करा गया था ना. तो उसके पीछे हाथ क्या था. सो आइदर वे डजंट मैटर, आप कौन सा रीज़न आप दुनिया को दिखाओ.
एट द एंड ऑफ द डे आपको इधर रिसोर्स चाहिए, आपको स्ट्रेटेजिक लोकेशन चाहिए, आपको कैप्चर करना है, आपको एक्सट्रैक्ट करना है, आपको प्रॉफिट बनाना है, आपको आर्म सेल्स करना है, आपको डिस्टेबलाइजेशन करना है, आपको रिजीम चेंज करना है, आपको एट द एंड ऑफ द डे एक अमेरिका फ्रेंडली गवर्नमेंट वहाँ पे खड़ा करना है। अब जो भी अमेरिका की बात सुनेंगे वो सही, अगर नहीं सुनेंगे उनको हटाया जाएगा किसी ना किसी तरीका से। इट डजंट रियली मैटर कौन सा बिल्कुल तरीका पूर्णिमा है। जी, ये और कहीं ना अभी कहीं हम एकदम ये कह सकते हैं पर्दाफाश हो चुकी कि है। डोनाल्ड ट्रंप जो बातें कहते हैं, जो बयान देते हैं, जो दावे करते हैं, और उससे ठीक उलट उनके जो एक्शंस हैं वो काफी आपस में कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। एक तरफ पीस प्राइज कहते हैं तो दूसरी तरफ इस तरीके के अटैक्स भी करते हैं। There is no doubt. I think at this point of time, I think as an analyst, as a geopolitical analyst, अगर उसको बाहर जाके उसको एनालाइज करने की कोशिश करे, I think it's going to be making a fool of others. It's crystal clear to anybody who's observing geopolitics for quite a while, especially from a perspective of American foreign policy. अगर आपकी गवर्नमेंट अमेरिका का साथ नहीं है या अमेरिका की बात तो नहीं कर रहे, उनको हटाया जाएगा, उनको निकाला जाएगा, उनको रिप्लेस करा जाएगा। और आपके कंट्री में प्रॉब्लम्स या डिस्टेबलाइजेशन प्रेशर, उसमें प्रोटेस्ट, वो सब देखने को मिलेगा। जैसे बांग्लादेश में मिला, आपने देखा, काफ़ी सारे साउथ एशियन कंट्रीज़ में आपने देखा है, इंडिया में भी कुछ चीज़ें आपने पहले भी देखा है। अभी बेसिकली मेरा मानना ये है 2026 में आपने इंडिया में भी ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलेगी। ह्यूमन राइट्स का इशू एक उठाया जाएगा। ऑब्वियसली क्रिश्चियन को वहाँ पे मारा जा रहा है, टारगेट करा जा रहा है, डीह्यूमनाइज करा जा रहा है, कन्वर्शन करने के लिए रोक लगाया जा रहा है, या एंटी कन्वर्शन लॉ जो आप पास करने की कोशिश कर रहे हो उसमें रोक लगाने के लिए कोशिश करेंगे। जैसे हमारे यहाँ पे एक संस्था है USCIRF, यूनाइटेड स्टेट्स काउंसिल ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, ये जो है ये कंट्री लिटरली टारगेट एक रिपोर्ट बनाती है हर साल, जिसमें स्पेसिफिकली इंडिया को CPC या कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न घोषणा करने के लिए बहुत कोशिश करा जा रहा है काफ़ी सालों से। और ह्यूमन राइट्स, रिलीजियस राइट्स का जो है, क्रिश्चियन, स्पेशली क्रिश्चियन और मुस्लिम और माइनॉरिटी राइट्स जो कहते हैं हम अमेरिका में, उस हिसाब से इंडिया को टारगेट करने के लिए बहुत कोशिश करा जा रहा है। दिस इज समथिंग दैट इज गोइंग टू बी यूटिलाइज दिस टाइम, मेरे हिसाब से, बिकॉज आपने देखा होगा नाइजीरिया में भी यही यूज करके वहाँ पे टारगेट किया गया था। सो सिमिलरली इट डजंट मैटर। मैं आपको यहीं रोकना चाहूंगी, समय की थोड़ी सी कमी है। आप हमारे साथ जुड़िए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।